गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैं श्रद्धानु कुमार पांडे। जैसा कि हम लोगों ने पिछले क्लास में साइटोलॉजी स्टार्ट किया था, जो कि सेल चैप्टर है। पहला चैप्टर हम लोग जो स्टार्ट किए हैं नीट के लिए, 2021 में जो नीट होने वाला है उसके लिए। तो उसमें हम लोगों ने पहले 2 एक्सपेरिमेंट पढ़ लिया। मिलर का एक्सपेरिमेंट था और लुईस पास्चर का एक्सपेरिमेंट था। इसके बाद हम लोग अब आगे सेल के कॉमन फीचर्स को देखेंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं दोस्तों। ठीक है, तो जो कॉमन फीचर्स है, जितने भी सेल हम लोग पढ़ेंगे उसमें जितने, जैसे स्पेशलाइज फीचर बहुत सारे सेल्स के अंदर होगा, लेकिन कोई फीचर जो है वो सारे सेल में कॉमन होता है। उन सारे फीचर्स को हम लोग आज देखेंगे। तो देखिए, जो भी सेल होता है उसके अंदर जेनेटिक मटेरियल और जेनेटिक कोड होता है। इसका मतलब जैसे हम लोगों ने डिस्कस किया था पहले भी, मैंने आपको पहले भी बताया था कि ए डॉग हैव ऑलवेज अ डॉग चाइल्ड या पपी चाइल्ड। ठीक है, तो ये ऐसा क्यों होता है? एक आदमी का बच्चा आदमी और एक कुत्ते का बच्चा कुत्ता क्यों होता है? उसके पीछे का कारण होता है जेनेटिक मटेरियल। सारा जीन के अंदर लिखा हुआ है, डीएनए के अंदर लिखा हुआ है सारा कि इस तरह का प्रोटीन इसके अंदर बनेगा, जिसकी वजह से क्या होता है कि जो भी नेक्स्ट जनरेशन होता है वो अपने फिलियल जनरेशन के अनुसार होता है, अपने पिछले जनरेशन के अनुसार होता है, और उसके अंदर कोड्स लिखे होते हैं और वो कोड ही प्रोटीन को बनाते हैं। जैसे हम लोग आगे पढ़ेंगे बायोमॉलिक्यूल्स, उसमें जानेंगे। ठीक है, अभी हम लोग इतना जानते हैं कि कोड के अंदर सारा लिखा हुआ होता है कि जो नेक्स्ट जनरेशन होगा उसके अंदर किस तरह का प्रोटीन बनेगा। अब देखिए, कोई भी सेल होगा उसके अंदर क्या होगा, तो सेल मेम्ब्रेन, चाहे वो प्लांट सेल हो चाहे वो एनिमल सेल हो। सेल मेम्ब्रेन तो होगा ही, सिर्फ प्लांट में सेल वॉल होता है और एनिमल में सेल वॉल नहीं होता है। उसके बाद प्रोटोप्लाज्म। प्रोटोप्लाज्म का मतलब होता है कि किसी भी सेल के अंदर से न्यूक्लियस को निकाल दिया जाए तो क्या हो जाएगा, प्रोटोप्लाज्म हो जाएगा। यानी जितना भी लिविंग कंपोनेंट होता है एक सेल के अंदर, उस पूरे लिविंग कंपोनेंट को क्या बोला जाता है, प्रोटोप्लाज्म बोला जाता है। उसके बाद देखिए, जेनेटिक कंटिन्यूटी। कोई भी सेल होगा वो जेनेटिक कंटिन्यूटी को मेंटेन करके रखेगा। इसका मतलब क्या होता है, तो जो सेल है वो उसके अंदर डिटेल्स लिखे हुए रहते हैं कि इस सेल से इन तरह के सेल्स बन सकते हैं। और वो कैसे होता है, तो सेल के अंदर टोटीपोटेंसी होता है। हम पीछे डिस्कस किए हैं लिटिल बिट, लेकिन उतना अच्छे से आज हम लोग सेलुलर टोटीपोटेंसी को भी पढ़ लेते हैं। अब सेलुलर टोटीपोटेंसी क्या होता है, देखिए, तो इट्स अ कैपेसिटी। ये क्या होता है, कैपेसिटी होता है या टेंडेंसी होता है। क्या होता है, टेंडेंसी होता है किसी भी एक सिंगल सेल का, किसका, एक सिंगल सेल का, कि वो पूरे ऑर्गेनिज्म या पूरे होल बॉडी को फॉर्म कर सकता है। फॉर एग्जांपल, जैसे हम लोग प्लांट का एक छोटा सा टुकड़ा ले लें और उस टुकड़े को कल्चर मीडियम में रखें, तो वो जो टुकड़ा है एक छोटे से टुकड़ा से बड़ा सा प्लांट बन सकता है। इसी को बोला जाता है सेलुलर टोटीपोटेंसी। इसको सबसे पहले 1902 में हर्बर्ट लैंड नाम के साइंटिस्ट ने बताया था कि कोई भी सेल जो होता है वो टोटीपोटेंट होता है। इसका मतलब वो अपने अंदर कैपेसिटी रखता है कि पूरे ऑर्गेनिज्म के बॉडी को फॉर्म किया जा सकता है, चाहे वो प्लांट हो। अब एनिमल के अंदर भी देख लीजिए, एक जाइगोट जो होता है वो टोटीपोटेंट होता है, वो पूरे होल ऑर्गेनिज्म को फॉर्म कर सकता है या पूरे होल प्लांट को फॉर्म कर सकता है। तो पहला फीचर क्या था कि जेनेटिक मटेरियल होगा सेल के अंदर, यानी डीएनए होगा, न्यूक्लियस होगा, उसके अंदर कोड्स होंगे। उसके बाद सेकंड क्या था कि सेल मेम्ब्रेन होगा, यानी खुला सेल नहीं होगा, क्योंकि लिक्विड मटेरियल होता है साइटोप्लाज्म। तो अगर उसको बाउंड्री नहीं दिया जाएगा, उसको लिमिट नहीं किया जाएगा, तो क्या हो जाएगा, वो फ्लो कर जाएगा, वो जो भी एरोजेल होगा। उसके बाद प्रोटोप्लाज्म क्या होता है, तो प्रोटोप्लाज्म लिविंग मटेरियल, यानी सेल के अंदर जितना भी लिविंग मटेरियल है वो सारा होगा ही होगा। मैकेनिज्म ऑफ एरोबिक रेस्पिरेशन, एक चीज़ छोड़ दिए थे हम लोग। अब देखिए, हम लोग रेस्पिरेशन पढ़े हैं। रेस्पिरेशन का मतलब क्या होता है, चलिए बताइए हमको। हम लोग पीछे लेक्चर्स में पढ़ चुके हैं कि रेस्पिरेशन क्या होता है, इसीलिए हम छोटा सा बेसिक। अब एक और डाउट है कि कुछ बच्चे बोले सर आप बोले थे बेसिक में सारा 9-10, सारा नहीं पढ़ाएंगे बाबू। प्लांट सेल एनिमल सेल का डिफ्रेंशिएशन हम लोग हायर लेवल तक जाएंगे, या प्रोकैरियोटिक यूकैरियोटिक मेसोकैरियोटिक सेल्स पढ़ेंगे, तो उतना हम लोग डीप अब स्टार्ट करेंगे। पहले उतना डीप नहीं गए हैं तो उसको छोड़ देते हैं हम लोग। 9-10 का बहुत सारे टीचर हम सजेस्ट कर देते हैं उन लोग को, अच्छे टीचर हैं, तो 9-10 पढ़ाने वाला बहुत है। अब देखिए, हम लोग एरोबिक रेस्पिरेशन के बारे में देखते हैं। रेस्पिरेशन 2 तरह का होता है, एक एरोबिक एक एनारोबिक। एक एनारोबिक एक
एरोबिक। एरोबिक मीन्स विद हेल्प ऑफ एयर, एनारोबिक मीन्स विदाउट एयर। यानी एरोबिक रेस्पिरेशन ऐसा रेस्पिरेशन होता है जिसमें ऑक्सीजन के हेल्प से फूड को हम लोग ब्रेक करते हैं। उस समय हम लोग जब पढ़े थे तो हम एरोबिक रेस्पिरेशन को एक्सप्लेन किए थे ताकि सिंप्लीफाइड हो जाए, कन्फाइंड हो जाए, टॉपिक ज़्यादा वाइड रेंज लेके कवर नहीं करना पड़े। अब देखिए एरोबिक रेस्पिरेशन में क्या होता है, तो सिंपल ग्लूकोज या फूड को हम लोग क्या करते हैं, ऑक्सीजन के हेल्प से ब्रेक करके एनर्जी को रिलीज़ करते हैं। तो एनर्जी रिलीज़ करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, ग्लूकोज को ऑक्सीजन के हेल्प से बर्न करते हैं, ठीक है। अब बिना इसके भी होता है एक एनारोबिक रेस्पिरेशन होता है। अब एनारोबिक रेस्पिरेशन क्या होता है, तो यही प्रोसेस बिना ऑक्सीजन के हो तो उसको क्या बोला जाएगा, एनारोबिक रेस्पिरेशन। और इसमें 2 ATP एनर्जी निकलता है, यानी इतना एनर्जी निकलता है जितना एनर्जी 2 ATP मॉलिक्यूल स्टोर कर सकता है। और इसके अंदर कितना एनर्जी निकलता है, तो 36 ATP के अंदर स्टोर होने वाला एनर्जी इसके अंदर रिलीज होता है, ठीक है। यानी 18 गुना ज़्यादा एनर्जी निकलेगा ऑक्सीजन रहेगा तब, और 18 गुना कम एनर्जी निकलेगा ऑक्सीजन नहीं रहेगा तब। अब देखिए, तो जितने भी सेल्स हैं उसके अंदर एरोबिक रेस्पिरेशन का टाइप हमेशा सेम होता है। एनारोबिक रेस्पिरेशन चेंज कर सकता है, लेकिन एरोबिक रेस्पिरेशन का जो टाइप होता है वो हमेशा सेम होता है। अच्छा, हम लोग पिछले क्लास में क्वेश्चन भी पूछा था कि जब पंजिया था तब लाइफ ओरिजिनेट हुआ था, कि अर्थ का कैसा स्टेट था कि जो लाइफ जो था वो ओरिजिनेट हो गया था। तो लाइफ ओरिजिनेट जब हुआ था तब जो टाइम था वो करीब था 4.6 मिलियन ईयर्स। कोई कमेंट में किया है कि इतना एज था, हम देखे नहीं है, सच में बता रहे हैं, आप लोग भी देख लीजिएगा, ठीक है। 4.6 मिलियन ईयर में लाइफ का ओरिजिनेशन हुआ था, ठीक है। और 600 बिलियन ईयर में जो अर्थ जो था वो ऐसे स्टेट में था जबकि 600 बिलियन ईयर में लाइफ का ओरिजिनेशन हुआ था, और 4.6 मिलियन ईयर में, बिलियन और मिलियन आप लोग डिसाइड कर लीजिएगा, ठीक है। तो 4.6 मिलियन ईयर में जो लाइफ का ओरिजिनेशन नहीं हुआ था, इसका मतलब वो बहुत बाद हुआ था। यानी 600 बिलियन ईयर पे पंजिया था, और लाइफ का ओरिजिनेशन कब हुआ, तो 4.6 मिलियन ईयर एगो, यानी 64 लाख साल पहले हुआ था, 46 लाख ईयर पहले हुआ था। और ये 600 बिलियन ईयर पहले पंजिया था, यानी पंजिया टूट चुका था, यानी पंजिया का स्टेट नहीं था, तब जाके ही लाइफ को फॉर्मेशन हुआ था। या तो गोंडवाना लैंड, अंगारा लैंड होगा, ठीक है। वो हम लोग के टॉपिक का क्वेश्चन नहीं है, ऐसे ही हम पूछ दिए थे कि बच्चों में बना रहे कि हाँ कुछ होमवर्क तो मिला, ठीक है। आज हम DPP डाल देंगे क्योंकि कुछ कॉमन टॉपिक जो है वो कवर हो जाएगा, तो व्हाट्सएप ग्रुप पे हम अपना DPP डाल देंगे, ठीक है। तो एक सेल के अंदर जो टेंडेंसी होता है पूरे बॉडी को फॉर्म करने का, उसको क्या बोला जाता है, सेलुलर टोटिपोटेंसी। अब सेलुलर टोटिपोटेंसी जो था वो हर्बर्ट लैंड ने 1902 में एक्सप्लेन किया था, ठीक है। अब हम लोग इसके बाद अब पढ़ते हैं कि सेलुलर टोटिपोटेंसी का यूज़ क्या क्या होता है। क्या पढ़ते हैं कि सेलुलर टोटिपोटेंसी का यूज़ क्या क्या होता है। तो जो यूज़ होता है सेलुलर टोटिपोटेंसी का, वो देखिए क्या होता है। तो हम लोग जब टिश्यू कल्चर करते हैं, टिश्यू कल्चर का मतलब एक प्लांट से बहुत सारे प्लांट्स को बनाना, जैसे जो मैंगो ट्री होता है उसमें बहुत ज़्यादा बायोडाइवर्सिटी पाया जाता है, यानी मैंगो ट्री का बहुत सारा वैरायटी होता है। तो अगर हम लोग मैंगो ट्री के गुठली को लगाएंगे तो जिस तरह का मैंगो ट्री था उस तरह का गुठली से आम नहीं बनता है, वो आम जो होता है वो गजब वैरी कर जाता है, उसका चांस उस तरह के बनने का चांस नेग्लिजिबल होता है। तो इसके लिए हम लोग क्या करते हैं कि ताकि जो पुराना टेस्ट था, टेक्सचर था वो बना रहे, उसके लिए क्या करते हैं कि हम लोग टिश्यू कल्चर करते हैं, यानी प्लांट के अंदर से ऐसे पार्ट को निकालते हैं जो कैसा होता है, जो हमेशा डिवाइड कर रहा है, यानी मेरिस्टेमेटिक टिश्यू को निकाल लेते हैं और उस मेरिस्टेमेटिक टिश्यू को कल्चर करके हम लोग क्या करते हैं, बहुत ज़्यादा प्लांट का निर्माण कर लेते हैं। तो उसी को बोला जाता है टिश्यू कल्चर, यानी ऐसे टिश्यू से कल्चर करना जो कि मेरिस्टेमेटिक हो, यानी इसी को बोला जाता है माइक्रो प्रोपगेशन। माइक्रो प्रोपगेशन का मतलब एक स्मॉल पार्ट ऑफ प्लांट लेके और उस प्लांट को नॉर्मल कंडीशन में रख के जो उसको रिक्वायर्ड है और उसके सेलुलर मास को बढ़ा के और बहुत सारा प्लांट बना लेना। इसमें एक मेन चीज़ ध्यान देना होता है कि जैसे देखिए ये सेल है,
ये मेरिस्टेमेटिक टिश्यू है, ठीक है। इतना हम पार्ट कट किए, तो जब कट करेंगे तो एग्जैक्टली जो सेल होगा, होल सेल, वो कट तो नहीं होगा, कहीं पे ऐसा भी होगा, मान लीजिए यहाँ पे कट हुआ, ठीक है, लेकिन यहाँ पे ऐसे भी तो कट हो सकता है। तो अब इसके लिए हम लोग क्या करते हैं कि इसको हम लोग मार डालते हैं। नहीं मारेंगे तो वो इन्फेक्शियस हो जाएगा, वो इन्फेक्शन हो जाएगा, वो ख़राब हो जाएगा, क्योंकि आधा सेल ग्रो कर सकता है क्या? नहीं कर सकता है। तो इसी के लिए तो इस जो ऐसे सेल को बोलेंगे क्या? सेलस, ना कि जो सेल कटा हुआ होता है उसको सेलस बोलेंगे। और इसी सेलस को हम लोग ग्रो करा करा के हज़ारों लाखों प्लांट बना सकते हैं, ठीक है। अब देखिए एम्बलिंग क्या होता है, सॉरी हाँ, अब देखिए जो मेरिस्टेमेटिक जोन होता है वो प्रोटीन फॉर्मेशन में हेल्प नहीं करता है, यानी जो मेरिस्टेमेटिक जोन होता है उसमें सेंट्रल डॉग्मा बायोलॉजी का जो काम होता है वो नहीं हो रहा होता है। तो जो मेरिस्टेमेटिक जोन होता है वो वायरस फ्री होता है। क्यों वायरस फ्री होता है? इसके पीछे कारण क्या है? यही कारण है कि वहाँ पे प्रोटीन बन ही नहीं पाएगा। वायरस वहाँ पे ग्रो भी करेगा तो वो अपना प्रोटीन बनवा पाएगा क्या? नहीं बनवा पाएगा। तो इसी के लिए जो मेरिस्टेमेटिक जोन होता है वहाँ से अगर हम सेल लेके और प्लांट बनाए तो वो जो प्लांट होगा वो कैसा हो जाएगा? वायरस फ्री हो जाएगा। क्यों? क्योंकि वहाँ पे वायरस तो है ही नहीं, क्योंकि वहाँ पे वायरस अपना प्रोटीन बनवा ही नहीं सकता है। तो इसीलिए वायरस फ्री प्लांट का भी प्रोडक्शन हम लोग कैसे कर सकते हैं? टिश्यू कल्चर से, यानी टिश्यू कल्चर में तो मेरिस्टेमेटिक जोन को ही लिया जाता है, ठीक है। अब एम्बलिंग क्या होता है देखिए, आर्टिफिशियल सीड फॉर्मेशन, ज़्यादा नहीं पूछता है तो हम लोग ज़्यादा पढ़ेंगे भी नहीं, सिर्फ नाम जान लीजिए। एम्बलिंग का मतलब होता है कि आर्टिफिशियली सीड को बनाना, ठीक है। उसके बाद देखिए क्लोनिंग क्या होता है। क्लोनिंग सुना हुआ सब लगता है, क्लोन बनाना। क्या बनाना? क्लोन, यानी जो भी जीव है उसका हू बहू चेहरा, एकदम हू बहू सारा चीज़ बना देना, क्लोनिंग करना। तो क्लोनिंग में भी हम लोग टोटिपोटेंसी का यूज़ करते हैं, यानी हम लोग के मेरिस्टेमेटिक टिश्यू को अगर निकाल लिया जाए, मेरिस्टेमेटिक बोलना अप्रोप्रिएट नहीं होगा, हम लोग के डिवाइडिंग सेल को निकाल के अगर उससे हम लोग एक स्ट्रक्चर बनाएं, एक ऐसा स्ट्रक्चर जो कि, या हम लोग जाइगोट ले लें और जाइगोट को हम लोग मतलब किसी भी मेल फीमेल गैमेट को फ्यूज करा के जाइगोट बना लें। उस जाइगोट से हम लोग एक जो बना, एक जो नेचुरली जो आदमी बना, और उसी जाइगोट का अगर पार्ट बचा हुआ रहेगा तो हम लोग एक और उसका क्लोन बना सकते हैं, ठीक है। लेकिन वो जो क्लोन होगा वो उसका एज क्या होगा? उसका एज जो होगा वो जो सेल का एज है उसी के अनुसार होगा, यानी वो ज़्यादा दिन तक जिंदा नहीं रह पाएगा। तो क्लोनिंग भी हम लोग सेलुलर टोटिपोटेंसी नामक कैरेक्टर के होने की वजह से ही कर पाते हैं। अब देखिए कुछ डाउट था, इस जो व्हाट्सएप ग्रुप है, जो पेड स्टूडेंट है उनका कुछ डाउट था, ठीक है। तो स्मॉलेस्ट सेल के बारे में, तो माइकोप्लाज्मा जो है स्मॉलेस्ट सेल है, बट एक चीज़ है कि माइकोप्लाज्मा में सेल वॉल नहीं होता है। क्या नहीं होता है? सेल वॉल। ये मोनेरा है, किस में आता है? मोनेरा ग्रुप में आता है। हम लोग पढ़ेंगे बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन तो जानेंगे, ठीक है, लेकिन इसमें सेल वॉल नहीं होता है। तो इसके वजह से माइकोप्लाज्मा जो होता है वो सबसे छोटा सेल है, ठीक है। लेकिन अगर सबसे छोटा बैक्टीरिया देखा जाए तो बैक्टीरिया में सेल वॉल होता है, ठीक है। तो वो क्या है? डायलिस्टर न्यूमोनिसेंस। ये क्या है? सबसे छोटा सेल है। सबसे छोटा सेल कौन है? सॉरी, माइकोप्लाज्मा। लेकिन सबसे छोटा बैक्टीरिया कौन है? सबसे छोटा बैक्टीरिया कौन है? हाँ, डायलिस्टर न्यूमोनिसेंस, ठीक है। तो वो क्या है? ऐसा बैक्टीरिया है जिसके अंदर सेल वॉल भी है। माइकोप्लाज्मा इज ऑल्सो अ टाइप ऑफ बैक्टीरिया, लेकिन वो जो है विदाउट सेल वॉल है। अगर क्वेश्चन आ जाए विच इज़ द स्मॉलेस्ट सेल विथ सेल वॉल, तो क्या हो जाएगा? आपका डायलिस्टर न्यूमोनिसेंस हो जाएगा, ठीक है। अब यूनिसेलुलर प्लांट सेल, यानी सबसे छोटा यूनिसेलुलर प्लांट सेल कौन है? तो एसिटाबुलेरिया, ठीक है। उसके बाद सबसे छोटा सेल जो है वो प्लांट के अंदर क्या है? एसिटाबुलेरिया। क्या है? एसिटाबुलेरिया। लेकिन अगर हम लोग लॉन्गेस्ट सेल देखें, जैसे हम लोग ह्यूमन में पढ़े थे कि सबसे बड़ा जो सेल होता है वो क्या होता है? सबसे लार्जेस्ट सेल होता है वो क्या होता है? ओवा होता है। सबसे स्मॉलेस्ट जो होता है वो स्पर्म होता है। लेकिन अगर हम लोग सबसे लंबा सेल पे जाए, लॉन्गेस्ट सेल पे जाएँ, तो क्या हो जाएगा? मोटर न्यूरॉन हो जाएगा। मोटर न्यूरॉन करीब 4 फीट लंबा होता है, ठीक है। और उसके बाद अगर हम लोग सबसे लॉन्गेस्ट प्लांट सेल को देखें तो वो होता है फाइबर ऑफ रेमी। नाम याद रखना है बस, 55 सेंटीमीटर के करीब उसका लेंथ होता है, ठीक है। तो ह्यूमन के अंदर सबसे बड़ा सेल क्या होगा? ओवा। ह्यूमन के अंदर सबसे छोटा सेल क्या होगा? स्पर्म। ह्यूमन के अंदर सबसे लंबा सेल क्या होगा? हाँ, मोटर न्यूरॉन, ठीक है। उसके बाद देखिए, इसके बाद हम लोग पढ़ते हैं सरफेस वॉल्यूम रेशियो। इसके बाद हम लोग क्या पढ़ते हैं? सरफेस वॉल्यूम रेशियो, ठीक है।
सॉरी बीच में आवाज़ कट गया था, ठीक है। तो सरफेस वॉल्यूम रेशियो देखिए क्या होता है। तो यानी किसी भी कोई सेल है, उस सेल का जो सरफेस एरिया है, उस सरफेस एरिया को अगर हम लोग वॉल्यूम से डिवाइड कर देते हैं तो जो रेशियो बनता है उसी को क्या बोला जाता है, सरफेस वॉल्यूम रेशियो, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पे 3 सेल लेंगे, ठीक है, और देखेंगे कि कौन ज़्यादा एक्टिव है। यानी सरफेस वॉल्यूम रेशियो के वजह से कोई भी सेल कितना अगर बढ़ता है तो मतलब सेल एक्टिव होता है, या घट जाता है तो सेल एक्टिव होता है, ये देखेंगे, ठीक है। तो एक सेल है जिसका मान लीजिए कि क्यूबिकल सेल है, उसका एक मतलब साइड जो है 1 सेंटीमीटर है, फिर सेम 2 सेंटीमीटर है, 3 सेंटीमीटर। अब देखिए तो इसका वॉल्यूम क्या हो जाएगा, 1 सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है। क्या होता है वॉल्यूम, तीनों को मल्टीप्लाई कर देंगे, ये ए क्यू हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा 1 सेंटीमीटर क्यूब। ये क्या हो जाएगा, तो 2 यानी 2 2 जा 4 4 2 जा 8 सेंटीमीटर क्यूब। और ये क्या हो जाएगा 3 3 जा 3 3 एंड 3 3 3 जा 9 9 3 जा 27 सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है। तो ये वॉल्यूम हो गया। अब देखिए इसका सरफेस एरिया देखते हैं। तो सरफेस एरिया देखिए यहाँ पे 6 साइड होते हैं, क्यूब में कितने साइड्स होते हैं 6, यानी 6 फेस होते हैं। एक फेस का एरिया क्या हो जाएगा, सिंपली हम लोग तोड़ के जाएंगे, मैथ्स वाला फार्मूला डायरेक्ट हम यूज़ नहीं करेंगे। तो देखिए ये हो गया, यानी ये हो गया 1 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। अब यही 1 सेंटीमीटर स्क्वायर कितना बार आया है, 6 फेस है तो 6 बार आएगा, यानी इसका हो जाएगा 6 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये कितना हो जाएगा, ऐसे ही 2 2 4 यानी 4 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब यही 4 कितने बार है, 6 बार, तो 24 सेंटीमीटर स्क्वायर। वैसे ही ये क्या 3 3 जा 9 और 9 6 जा 54 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। तो ये जो रेशियो होगा ये दोनों का, ये क्या हो जाएगा 1:6। ये जो होगा ये 1:3, और ये जो हो जाएगा वो कितना हो जाएगा 1:2, यानी 1 सेंटीमीटर वाला जो सेल है उसका रेशियो कितना हो गया 1:6, 1:3, 1:2, यानी इसका रेशियो जो है, इसका रेशियो सबसे कम है, उसके बाद उससे ज़्यादा, ठीक है। जो रेशियो को कट करेंगे तो जो वैल्यू आएगा उसी के अनुसार ना पता चलेगा कि वो कौन ज़्यादा है। तो ये अगर 1 को 6 टाइम डिवाइड करें तो सबसे छोटा है, 1 को 3 टाइम डिवाइड करेंगे उससे कम, और 1 को 2 टाइम तो सबसे ज़्यादा, ठीक है। तो जब हम ये देखते हैं कि जैसे ही हम लोग साइज बढ़ा रहे हैं तो उसका जो बॉडी मास है वो क्या हो जा रहा है, यहाँ बॉडी मास क्या होगा, बहुत ज़्यादा होगा, लेकिन उसका जो सरफेस होगा वो उतना ज़्यादा होगा क्या, उतना ज़्यादा नहीं होगा। और इसी में अगर हम लोग 3 ऐसे सेल्स को ले लें तो सरफेस एरिया कितना गुना बढ़ जाएगा, 3 गुना बढ़ जाएगा। लेकिन यहाँ पे वॉल्यूम जो है वो कितना गुना बढ़ रहा है, 3 गुना बढ़ रहा है क्या, वॉल्यूम कितना गुना बढ़ जा रहा है, देखिए वॉल्यूम इसके कॉन्ट्रास्ट में कितना गुना बढ़ जा रहा है, 54 सेंटीमीटर स्क्वायर, कितना ज़्यादा हो गया 27 सेंटीमीटर स्क्वायर, तो बहुत ज़्यादा वॉल्यूम बढ़ जाता है। तो इसी के लिए हम लोग वॉल्यूम ज़्यादा बढ़ेगा तो उसमें लिविंग प्रोटोप्लाज्म क्या हो जाएगा, ज़्यादा आएगा, तो ज़्यादा एनर्जी उसको कंज्यूम करेगा, सेल खुद ज़्यादा एनर्जी कंज्यूम करेगा। लेकिन उतना ज़्यादा वो जनरेट करेगा क्या, उसमें माइटोकॉन्ड्रिया वगैरह वगैरह जो भी होगा वो क्या होगा, सेम होगा। सेल ऑर्गेनेल्स का नंबर क्या होगा, अबाउट सेम होगा, हल्का सा ज़्यादा हो सकता है। लेकिन उसका जो वॉल्यूम है वो लिविंग, उसका जो कंजम्पशन है, कंजम्पशन क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। एनर्जी कंजम्पशन इज इंक्रीज एंड energy consumption increase but the production not very proportional to the size, यानी साइज के अनुसार, बॉडी मास के अनुसार उसका वो नहीं बढ़ता है। तो इससे क्या होगा कि अगर सरफेस वॉल्यूम रेशियो को बढ़ाते हैं तो एरिया जो है, एरिया खुद ब खुद बढ़ने लगता है। लेकिन एरिया जो बढ़ता है उसकी वजह से जो सेल होता है, यानी अगर सरफेस वॉल्यूम रेशियो ज़्यादा होगा तो न्यूट्रिएंट अपटेक जो होगा वो सेल का वो क्या हो जाएगा, ज़्यादा हो जाएगा। तो न्यूट्रिएंट अपटेक ज़्यादा होगा तो सेल क्या हो जाएगा, सेल क्या हो जाएगा, न्यूट्रिएंट ज़्यादा लेगा सेल, तो सेल एक्टिव रहेगा। यानी अगर हम लोग सरफेस वॉल्यूम रेशियो बढ़ा देंगे तो सेल का जो न्यूट्रिएंट अपटेक है वो बढ़ जाएगा। इसके वजह से सेल जो है वो थोड़ा ज़्यादा एक्टिव दिखने लगेगा। तो हम लोग कह सकते हैं कि जो छोटा सेल होता है उसका जो होता है वो ज़्यादा एनर्जेटिक होता है एज़ कम्पेयर टू बड़ा सेल, क्योंकि यहाँ पे बॉडी मास बढ़ जाएगा और न्यूट्रिएंट अपटेक का जो रेशियो है इसमें ज़्यादा होगा तो ये सेल जो है ज़्यादा एक्टिव होगा, और इसमें कम होगा तो ये सेल जो है वो
देखिए न्यूट्रिएंट ज़्यादा ये ले रहा है, लेकिन अगर हम लोग रेशियो के अनुसार देखें, अगर हम लोग उसके साइज के अनुसार देखें, प्रोटोप्लाज्मिक मास के अनुसार देखें, तो ये इतनी ज़्यादा एरिया के लिए, और सरफेस क्या है, सरफेस कितना है, तो सेम है। यानी इसका जो आधा ही इस सेल में क्या हो रहा है कि जो सरफेस है, सरफेस का जो मतलब जो सरफेस है वो बहुत ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू इसमें, क्योंकि इसका बॉडी मास हद से ज़्यादा है। बॉडी मास क्या है, बहुत ज़्यादा है, इसका बॉडी मास बहुत ज़्यादा है, और बॉडी मास ज़्यादा है लेकिन सरफेस एरिया ज़्यादा है, लेकिन उतना ज़्यादा नहीं है जितना कि बॉडी मास ज़्यादा है। तो इसके वजह से ये जो सेल होगा वो ज़्यादा एक्टिव नहीं होगा। स्मॉलर सेल आर मोर एक्टिव देन द बिगर सेल्स। तो जो सेल का साइज होता है उसको दो चीज़ डिसाइड करता है। सेल का साइज को दो चीज़ डिसाइड करता है। हाँ, एक चीज़ जान लीजिए कि जो यूनिसेल्ड ऑर्गेनिज्म होता है उसका सरफेस वॉल्यूम रेशियो क्या होता है, लो होता है। यानी यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म में सरफेस वॉल्यूम रेशियो हमेशा क्या होता है, लो होता है। आप देखिए साइज होता है जो सेल का, वो डिसाइड करता है दो चीज़। पहला कि रिक्वायरमेंट क्या है न्यूट्रिएंट्स का, यानी कोई सेल अगर बहुत ज़्यादा न्यूट्रिएंट को ले रहा है, इसका मतलब वो क्या करेगा, उसका साइज हमेशा बढ़ जाएगा। लेकिन हाँ, अगर वो O2 को भी ज़्यादा कंज्यूम कर रहा है तो O2 ज़्यादा होगा तो रेस्पिरेशन क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। तो रेस्पिरेशन बढ़ेगा तो सेल का साइज क्या हो जाएगा, छोटा हो जाएगा, क्योंकि एनर्जी का साइज बढ़ेगा। एनर्जी ज़्यादा होने से सेल क्या हो जाता है, छोटा हो जाता है, क्योंकि उसके अंदर न्यूट्रिएंट कम होगा। यानी जो भी ग्लूकोज वो अपने अंदर लेगा उसको O2 के हेल्प से बर्न कर देगा। तो जब O2 के हेल्प से न्यूट्रिएंट बर्न हो जाएंगे तो न्यूट्रिएंट कम पड़ जाएगा। न्यूट्रिएंट कम पड़ेगा तो सेल खुद ब खुद छोटा हो जाएगा। अब देखिए रेगुलेटिंग एबिलिटी ऑफ इट्स न्यूक्लियस। हम न्यूक्लियस का कंट्रोल कैसा है, सेल के ऊपर अगर न्यूक्लियस का हैवी कंट्रोल है तो क्या हो जाएगा, सेल का साइज जो होगा वो हमेशा बड़ा होते चला जाएगा। लेकिन अगर न्यूक्लियस का कंट्रोल सेल के ऊपर पूरा नहीं है तो वो न्यूक्लियस का जो साइज है वो क्या हो जाएगा, छोटा हो जाएगा। आप देखिए न्यूक्लियोप्लाज्मिक रेशियो की वजह से भी सेल का साइज हटता बढ़ता है। अब न्यूक्लियो साइटोप्लाज्मिक रेशियो क्या होता है, न्यूक्लियस का और साइटोप्लाज्म का रेशियो। अगर न्यूक्लियस बड़ा है और साइटोप्लाज्म क्या है, उतना बड़ा नहीं है, कंपैरेटिवली छोटा है, तो साइटोप्लाज्म को अच्छे से कंट्रोल कर रहा है तो सेल का साइज क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। वही अगर न्यूक्लियस छोटा है और सेल का साइटोप्लाज्म का साइज बड़ा है तो साइटोप्लाज्म बड़ा होगा, न्यूक्लियस छोटा होगा। इसके वजह से जो साइटोप्लाज्म है, साइटोप्लाज्म को वो अच्छे से कवर नहीं कर पाएगा। न्यूक्लियस छोटा है, क्योंकि छोटा चीज़ बड़े चीज़ को कंट्रोल उतने अच्छे से नहीं कर पाएगा, तो उसकी वजह से न्यूक्लियस सेल का साइज क्या होता चला जाएगा, छोटा होते चला जाएगा। अब देखिए सरफेस एरिया ऑफ सेल क्या होता है, सरफेस एरिया जो होगा, सब सेल का जो सरफेस एरिया है, अगर सेल का सरफेस एरिया बहुत ज़्यादा है तो वो अपटेक ऑफ मटेरियल बढ़ जाएगा, क्योंकि सरफेस से ही ना अपटेक होता है। तो जो अगर सरफेस एरिया ज़्यादा है तो सेल बड़ा होगा, ठीक है। उसके बाद नो, हाँ, एक चीज़ जान लीजिए कि सेल के ऑर्गेनिज्म के साइज से और सेल के साइज में कोई रिलेशन नहीं मिल पाया। यानी ऐसा नहीं कि बड़ा बड़ा सेल है तो बड़ा ऑर्गेनिज्म हो जाएगा, सारे सेल का ऑर्गेनिज्म से कोई रिलेशन नहीं है। यानी हाथी के अंदर का भी सेल देखेंगे तो अप्रॉक्स सेम होगा एज़ कम्पेयर टू, अब छोटा सा भी जीव का सेल बड़ा हो सकता है हाथी से। यानी सेल के साइज ऑर्गेनिज्म के साइज पे डिपेंड नहीं करता है। थैंक यू दोस्तों, आज इतना ही करेंगे। आगे से हम लोग कल से 2 लेक्चर अपलोड करेंगे, क्योंकि मेरा तबीयत 3 दिन से ख़राब हो चुका था, तो इसी की वजह से हम लोग 2-3 दिन में लेक्चर नहीं डाल पाए हैं। आज भी डाले हैं तो उतना आवाज़ भी मेरा भारी लग रहा होगा आप लोगों को, उतना एनर्जेटिक हम फील नहीं कर पा रहे हैं कि बड़े बड़े टॉपिक्स को डिस्कस कर पाए। आगे का टॉपिक बहुत बड़ा बड़ा है, तो इसी के लिए आज हम लोग इतना पे ही रहने देंगे। और हाँ, आज हम आपका कोशिश करेंगे कि DPP व्हाट्सएप ग्रुप पे डाल दें, और जो भी पेड हमारे सब्सक्रिप्शन मतलब पेड जो स्टूडेंट्स थे वो शायद ग्रुप छोड़ के चले गए हैं 2-3, उससे हमको कोई असर नहीं पड़ता है, लेकिन पता नहीं क्यों अच्छा नहीं लगता। हम फैमिली मेम्बर के जैसा उन लोग को रिएक्ट कर रहे थे, और उसके बाद जितना भी नया लोग आ रहे थे उनसे हम पैसा भी नहीं लेते थे, उनको ऐसे ही ग्रुप बना दिए हैं, और उसमें भी सारा फैसिलिटी हम देंगे, ठीक है। तो अगर आपको जुड़ना है, अगर आप इकोनॉमिकली प्रॉब्लम है तो फ्री में आप जुड़ सकते हैं। और हाँ, एक बच्चा कमेंट किया था, उसको हम डिलीट कर दिए थे, फालतू कमेंट हम नहीं रहने देते हैं। तो ये भी बता देंगे कि 500 रुपीज़ पर मंथ आपका चार्ज है। अगर आप जुड़ना चाहते हैं तो हम अकाउंट नंबर देंगे या पेटीएम नंबर देंगे, आप उस पर पेटीएम कर सकते हैं। इसमें आपको मिलेगा क्या, तो डाउट क्लास होगा, डाउट सेशन में आपको जोड़ दिया जाएगा, और डाउट सेशन में आप कितना भी डाउट पूछ सकते हैं। 2 घंटे का क्लास होगा, डाउट को लिस्ट आउट करके, और जो एक तरह का डाउट होगा किसी भी पार्टिकुलर टॉपिक पर, उसको हम समझाते हुए चले जाएंगे। और दूसरा टेस्ट पेपर भी डिस्कस होगा, जो भी बच्चे सब्सक्रिप्शन लेंगे उनका जो टेस्ट होगा उसको लाइव क्लास के थ्रू डिस्कस किया जाएगा। तो अगर आपको जुड़ना है तो आप जुड़ सकते हैं। हम नीचे नंबर दिए हैं व्हाट्सएप का, आप हाई करिए, और हाई के नीचे लिख दीजिए वांट टू बी पेड मेंबर, ठीक है। तो हम आपको जोड़ देंगे। और कॉल नहीं कीजिएगा, कॉल करने पर दिक्कत होता है। हम गलती से अपना ओरिजिनल नंबर डाल दिए हैं, ये भी एक बहुत बड़ा गलती हो चुका है।
ठीक है, थैंक यू दोस्तों।